रीडिंग जो हम पढ़ेंगे वह है अधिशोषण के प्रकार। इसमें अंतर क्या होते हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अधिशोषण का जो प्रकार है यह किस आधार पर है? अधिशोष एवं अधिशोषक के मध्य कार्यरत आकर्षण बल किस प्रकार का है तथा उनमें जो बंध बन रहा है वह किस प्रकार के हैं। तो उनमें बनने वाले बंध या उनके बीच कार्यरत आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। किस आधार पर? बंध या कहें बल के आधार पर दो प्रकार का है। सबसे पहला प्रकार जो इसका है वह है भौतिक अधिशोषण, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन या इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। दूसरा रूप है रासायनिक अधिशोषण, या इसी को हम लोग कहते हैं रसोवशोषण, केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। ये अधिशोषण के दो मुख्य प्रकार हैं। एक में दुर्बल बल कार्य करता है और एक में एक प्रबल मजबूत बल स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। यहाँ पर जो बंध बनेगा एक में दुर्बल और एक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग बल हम लोग जानते हैं कौन से होते हैं? रासायनिक बंध बहुत ही मजबूत बंध होते हैं। हम जानते हैं रासायनिक बंध हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। रासायनिक बंध मतलब कौन कौन से? जैसे कि आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, धात्विक बंध, इसी प्रकार से बंध होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मान लें हमारे पास एक कोई सरफेस है और ढेर सारे मॉलिक्यूल ऐसे वातावरण में मुक्त हैं। तो जब इनके मध्य में कोई वीक, कैसा वीक, दुर्बल आकर्षण बल कार्य करेगा तो ये आकर यहाँ पर चिपक जाएंगी और इनके चिपकने का जो मुख्य कारण है वह इनके बीच का दुर्बल वांडर वाल बल है। कौन सा बल? वांडर वाल फोर्स इसे हम लोग कहते हैं। यह एक बहुत ही दुर्बल बल होता है जिसके कारण फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। इसके आकर्षण करने की प्रवृत्ति भी बहुत ही कम होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अधिशोष और अधिशोषक के मध्य, अधिशोष और अधिशोषक के मध्य एक बहुत ही दुर्बल बल कार्य करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वांडर वाल बल। अर्थात यहाँ पे जो बंध बनेगा वह कौन सा बंध बनेगा? वांडर वाल बॉन्ड बनेगा, वांडर वाल बंध बनेगा। अगर इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो जब इसका बॉन्ड जो है वह बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है, तो इनके टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी वह भी बहुत कम होगी। इसके जुड़ने से या टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम होगी। हम लोग पढ़ चुके हैं एड्सॉर्प्शन कैसा है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वह चाहे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वह बहुत ही लेस एनर्जी, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा यहाँ से निकलेगी और उस ऊर्जा की मात्रा लगभग होगी 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अर्थात यह बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा को मुक्त करता है। तीसरा पॉइंट अगर हम इसी में देखें, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया। यह कैसी प्रक्रिया है? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल प्रक्रिया। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है?
उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यह सरफेस है, सरफेस से दुर्बल बल के द्वारा ढेर सारे कण सतह पर चिपके हुए हैं। यह इसकी स्थिति में जरा सा परिवर्तन, चाहे वो टेम्परेचर चाहे प्रेशर में कमी अधिकता किया जाएगा तो यह तुरंत विशोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशोषित, डिसॉल्व हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि कणों का जुड़ना क्या होता है? अधिशोषण, और कणों का अलग होना क्या होता है? विशोषण। तो यहाँ से परिवर्तन स्थितियों में होने से यह विशोषित हो जाएगा, अर्थात कण जिस प्रकार से जुड़े थे उसी प्रकार से अलग हो जाएंगे। अतः इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट, यह नॉन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? अर्थात जब भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, जब भी भौतिक अधिशोषण होता है, तो वह किसी एक पदार्थ के लिए निश्चित नहीं होता, किसी एक पदार्थ के लिए विशिष्ट नहीं होता। किसी भी पदार्थ का किसी भी दूसरे पदार्थ की सतह से चिपकना या जुड़ना देखा जा सकता है। हाँ, एक पॉइंट ये याद रखने वाली है कि कोई कम जुड़ेगा और कोई ज्यादा जुड़ेगा। मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जिसकी संयुक्ता ज्यादा होगी वह ज्यादा जुड़ता है, जिसकी संयुक्ता कम होगी वह कम जुड़ेगा। अर्थात यह कैसा है? नेचर में एक ऐसा है, किसी के लिए विशिष्ट नहीं होता। अर्थात यह फॉर ईच गैसेस, यह सभी के लिए लागू होता है, या किसी के लिए स्पेसिफिक, किसी के लिए विशिष्ट नहीं होता है। तो पांचवें पॉइंट में हम कह सकते हैं कि यह बहुआण्विक परत बनाती है। यह बहुआण्विक परत बनाती है। जैसे इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह हमारा एक सरफेस हो गया, इस पर बाहर से छोटे छोटे कण आकर चिपक जाते हैं। आपने एक बहुत ही बचपन में खेल खेला होगा कि चुंबक लेते हैं और लोहे के टुकड़े लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि चुंबक से लोहे के टुकड़े चिपक जाते हैं, और उसके बाद भी यदि हम उस लोहे का कोई भी पदार्थ लाते हैं तो भी वह चुंबक की ओर आकर्षित होता रहता है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, भौतिक अधिशोषण में भी ठीक वैसा ही होगा। जब एक लेयर बन जाएगी, क्योंकि यह दुर्बल है, तो यह अन्य कणों को भी थोड़ा सा ही, किंतु अन्य कणों को भी अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। तो जिसके कारण लगातार कणों का भिन्न भिन्न परत इसके ऊपर जमा होने लगता है, लेकिन इसकी जमाव का या इसके आकर्षण का जो रूप होता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो उनके मध्य में जो आकर्षण बल है वह भी घटने लगता है। इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं बहुआण्विक परत का निर्माण। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत बनती है। अब हम लोग छठा पॉइंट देखें कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में प्रेशर का क्या प्रभाव होता है, दाब किस प्रकार से भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि जब भी दाब को हम लोग बढ़ाते हैं, दाब से क्या तात्पर्य है कि हम लोग जो पदार्थ अधिशोष के रूप में कार्य करने वाला है, जब हम लोग उसकी मात्रा कम लेंगे तो उसका दाब कम होगा, उसकी मात्रा ज्यादा लेंगे तो उसका दाब भी ज्यादा होगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं गैस को अधिशोष के रूप में लूँ तो गैस का जब मैं 1-2 मोल लूंगा तो उसके चिपकने की दर क्या होगी? 1-2 मोल के आसपास होगी। लेकिन अगर मैं 100-150 मोल लूंगा तो उसके चिपकने की दर क्या होगी? 100-150 मोल। तो एक स्थिति में कम और एक स्थिति में ज्यादा यहाँ पर अधिशोषण देखने को मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कर्व बनेगा, वक्र के रूप में बनेगा। अर्थात प्रेशर के बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग इस पर ताप का प्रभाव देखें तो यहाँ पे मैं लिख दूं, दाब के बढ़ने से क्या होता है? भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। तो ताप का प्रभाव क्या होगा? अब हमने कहा कि
कि कोई एक सरफेस है, इससे जब कण चिपका हुआ है, वो भी किसके द्वारा, एक दुर्बल बल के द्वारा, जब इस पे जरा सा हम लोग टेम्परेचर हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो ये क्या करेगा, उष्मा देने के कारण यहाँ से बंध कमजोर होने के कारण टूटने लगेगा, जिससे कि ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। और जब ऊर्जा मुक्त होगी तो बंध जानते ही हैं कमजोर है, तो ये क्या हो जाएगा, विशोषित हो जाएगा, अर्थात जुड़ने की बजाय यह अलग होने लगेगा। तो इस स्थिति में टेम्परेचर का जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, निगेटिव प्रभाव होगा, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, भौतिक अधिशोषण की मात्रा में कमी आ जाएगी। दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण तो बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन ताप बढ़ाने से यह घटता है। यह क्या होता है, एक कोई सरफेस है हमारे पास और ऊपर गैस के कण हैं, तो इनके और इस सरफेस अर्थात अधिशोष और अधिशोषक के मध्य जब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, एक बहुत ही मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, तो इनके मध्य में जो बंध बनता है वह रासायनिक बंध होता है। और वह रासायनिक बंध सामान्यतः, देखिए मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, ठीक, अनिवार्य नहीं कर रहा हूं, सामान्यतः सहसंयोजक अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और जो कि बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, अर्थात यहाँ पर जो बल है, जो बंध बनने वाला है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और कैसा, केमिकल, कौन सा केमिकल बॉन्ड है, मैंने कहा सहसंयोजी, कौन सा, सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण इनकी मजबूती फिजिकल एडजॉर्प्शन वाली स्थिति से ज्यादा होगी। वहां पर वीक वॉन डर वाल था, यहाँ पर कौन है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है। तो दूसरी स्थिति क्या देखें हम लोग, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया कि वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। यहाँ पर कौन सी स्थिति होगी, अनुत्क्रमणीय वाली स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी, अनुत्क्रमणीय, अर्थात यह कैसा होगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल से क्या तात्पर्य यहाँ पे, कि जो कण आकर चिपके हैं, चूंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अतः उनका इससे विशोषित होना इतना आसान नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि विशोषित नहीं होगा, विशोषित होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी, अर्थात जो हमारा परिवर्तन होगा उसको जो हम लोग बहुत हाई लेवल पे करेंगे, तब जाकर इसके अणुओं का पृथक्करण, अधिशोष का अधिशोषण से पृथक्करण देखने को मिलेगा। लेकिन सामान्य स्थिति में जो कण आकर जुड़ जाएगा वह एक बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ने के कारण फिर से उसका अलग होना सामान्य स्थिति में संभव नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया। तीसरे में बात करें यदि पॉइंट की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि सभी प्रक्रियाएं कैसी हैं अधिशोषण की, एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी तो रिलीज करती ही करती है, तो वहां पर कमजोर होने के कारण कम एनर्जी रिलीज करती थी, इसका मतलब वहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन में उसकी एंथैल्पी कम थी। यहाँ पर एंथैल्पी इसकी क्या होगी, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होगी, और जब इसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी तो कितनी हो सकती है, वह एंथैल्पी लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल के लगभग होती है, अर्थात इसकी रिलीजिंग एंथैल्पी जो है वह कितनी है, उसकी तुलना में फिजिकल एडजॉर्प्शन की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें चौथे पॉइंट के रूप में, तो यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी। कौन सी लेयर, सॉरी यहाँ पर मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी। मोनो मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, कि यह एक आणविक परत बनाएगी। अब एक आणविक परत यही क्यों बनाएगी, क्योंकि जैसे यह एक सरफेस है और इससे जो अणु आकर चिपकने वाले हैं, जब वो चिपकना प्रारंभ करेंगे तो इसकी सतह पर पूर्ण रूप से एक बार में चिपक जाएंगे। इनके मध्य में जो मजबूत आकर्षण बल काम कर रहा है उसी के
कार्य। तो जब एक बार चिपक जाएंगे तो चूंकि अब अधिशोषक का अधिशोष के साथ जो जुड़ना है वह डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप में जुड़ रहा है, मजबूती से जुड़ रहा है, तो किसी और के जुड़ने का यहाँ पर कोई चांस अब नहीं बचता है, जिसके कारण अब अधिशोष का कोई दूसरा कण आकर इसके ऊपर अब अगला लेयर, अगली परत बना नहीं सकता। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, एक आणविक परत ही बनेगी, बहुआण्विक परत का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें पांचवा पॉइंट, तो पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे यह कैसा है, यह स्पेसिफिक नेचर में होता है। कैसा होता है, नेचर में यह स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वह सभी गैसों के लिए नहीं है कि कोई भी अधिशोष किसी भी अधिशोषक से जाकर चिपक जाए, जुड़ जाए उसकी सतह से, यह संभव नहीं है। सभी अधिशोषक के लिए विशेष प्रकार के अधिशोष से ही जुड़ सकते हैं, कोई भी अधिशोष किसी भी अधिशोष से जुड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे यह कह सकते हैं कि यह कैसा है, यह विशिष्ट होता है। तो इसमें छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दाब का क्या प्रभाव होता है रसोशोषण पर। तो इसको भी हम लोग ग्राफ के ही माध्यम से समझें। तो दाब बढ़ाने से क्या होता है, पहले बढ़ेगा फिर स्थिर हो जाएगा। जैसे देखिए ग्राफ ऐसा कुछ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी सरफेस पर यह सिर्फ क्या बनाता है, एक आणविक परत ही बनाता है। जब हमने इसको लगातार रसोशोषण के माध्यम से एक आणविक परत का निर्माण कर दिया, फिर उसके बाद किसी दूसरे परत का निर्माण नहीं होना है, तो अब हम कितना भी अणुओं की संख्या बढ़ाते चले जाएं, प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, तो इसके ऊपर दूसरी परत बनने वाली नहीं है। अर्थात शुरू की स्थितियों में प्रेशर बढ़ाने से तो कणों का जुड़ना देखा जाता है, किंतु यदि जब एक परत बन जाती है पूरी तरह से, तो उसके बाद हम कितना भी प्रेशर बढ़ाएं तब उसके ऊपर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। अर्थात फिर प्रेशर का प्रभाव बढ़ाने से x बाई m में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसी प्रकार से यदि हम देखें सातवां पॉइंट, ताप का प्रभाव, कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है। तो यहां पर देखिए, इसका भी मैं ग्राफ बनाता हूं। तो इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो हमने देखा था भौतिक अधिशोषण में कि वहां पर जो ग्राफ था वो कैसा था, भौतिक अधिशोषण का ग्राफ। भौतिक अधिशोषण हमने आपको ग्राफ ऐसा को दिखाया, अर्थात टेम्परेचर के मिलने से वहां पर अधिशोषण की मात्रा में कमी आ जाती थी, क्योंकि वहां पर एक दुर्बल वर्ग कार्य करता था। यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं तो पहले क्या हो रहा है, पहले रासायनिक अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है, फिर एक स्थिति के पश्चात में कमी आ जा रही है। ऐसा क्यों, समझिएगा। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि हर एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब वो पीक पे पहुंचता है तो पीक वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। पीक वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, अर्थात वह अधिकतम मान है। तो यही ऊर्जा जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, अर्थात हमारी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए जरूरी है, वो देनी पड़ती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो हर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए कुछ न कुछ निश्चित मात्रा में हमें सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा वातावरण इतना गर्म होता है कि
कि इसको अलग से हमें ऊर्जा देने की, अलग से ऊष्मा हीट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन सामान्य स्थितियों में रासायनिक अधिशोषण के लिए या रासायनिक अपक्रिया के लिए पहले कुछ मात्रा में हमें हीट देनी होती है। जैसे यदि हम देखें कि ये अपना सरफेस है, ये अणु है, और सामान्य स्थितियों में यदि रासायनिक अधिशोषण नहीं हो रहा है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, और इसके हीट करने के कारण इनका यदि अधिशोषण हो जाता है, अर्थात ये जब ये चिपक जाते हैं, तो यदि इसके बाद भी हम लोग इसको लगातार टेम्परेचर देते रहेंगे तो सभी बंध की अपनी एक निश्चित ऊष्मा होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, उसके बाद वह बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके बाद वह सहन नहीं कर सकते हैं। तो यदि उसके पश्चात भी हम हीट देना जारी रखेंगे तो लगातार हीट देने की वजह से इनके बीच का जो मजबूत बॉन्ड है वह भी टूट जाएगा। और हम जानते हैं कि अधिशोषण एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको बहुत ज्यादा ऊष्मा या एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ इसको अपक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ही ऊष्मा चाहिए, न कि लगातार ऊष्मा की जरूरत है, सिर्फ प्रारंभ करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर हम लोग लगातार इसको टेम्परेचर देते जाएंगे, टेम्परेचर में वृद्धि करते जाएंगे, तो इसमें क्या होने लगेगा, डिसॉर्प्शन होने लगेगा, विशोषण होने लगेगा, और उस स्थिति में अपक्रिया आगे जाने के बजाय पश्चिम दिशा में बैकवर्ड, अर्थात अपक्रिया में अधिशोषण होने के बजाय विशोषण होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वह भी किस रूप में, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। लेकिन जब एक निश्चित रूप में उसको ऊष्मा मिल जाती है जितनी उसको प्रारंभ होने के लिए आवश्यक होती है, फिर उसके बाद उसको ऊष्मा नहीं देनी चाहिए। यदि उसके बाद भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो रासायनिक अधिशोषण की गति कम होने लगती है। तो अब हम लोग एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या मुख्य अंतर है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा भौतिक अधिशोषण की क्रिया देखने को मिलती है। कौन सा बंध, वान डेर वाल्स बंध, और जो कि कैसा है, एक दुर्बल है। इसी प्रकार से यदि रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो इसमें प्रबल रासायनिक बंध, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर सहसंयोजी बंध प्रायः प्रदर्शित होता है, तो इसमें प्रबल रासायनिक बंध द्वारा या रासायनिक अधिशोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इसमें दूसरा पॉइंट भौतिक अधिशोषण में देखें तो इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की गैसों का अधिशोषण होता है। अधिशोष और अधिशोषक कोई भी हो उनका अधिशोषण होगा, अर्थात यह विशिष्ट नहीं होती। लेकिन यदि रासायनिक अधिशोषण में देखें तो कोई भी अधिशोष किसी भी अधिशोषक पर नहीं चिपक सकती, अर्थात सभी अधिशोषक का एक निश्चित अधिशोष जो होता है, कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट होती है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट भौतिक अधिशोषण में देखें तो यह एक से अधिक परत बनाती है, अर्थात इसे कहते हैं कि यह बहुआण्विक परत बनाने में समर्थ होती है, किंतु यहाँ पर एक से अधिक परत नहीं बनती, यह सिर्फ और सिर्फ एक आणविक परत ही बना सकता है। चौथा पॉइंट देखें तो अधिशोषण की एंथैल्पी बहुत ही कम होती है, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और अपेक्षाकृत रासायनिक अधिशोषण में इसकी एंथैल्पी अधिक होती है, लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल। पांचवा पॉइंट देखें तो जो भौतिक अधिशोषण है वह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, जरा सा भी स्थिति में परिवर्तन करने से अधिशोषण की बजाय विशोषण होने लगता है, इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। किंतु रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं है, वह एक ऐसी प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। जब तक कि बहुत ज्यादा ताप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर स्थिति कैसी है, अनुत्क्रमणीय है। अगला पॉइंट देखें कि भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने से सामान्य स्थितियों में जरा सा भी ताप बढ़ाएंगे तो उसका बॉन्ड कमजोर होने के कारण अधिशोषण घटने लगता है, किंतु यहाँ पर ताप बढ़ाने से, चूंकि यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ताप बढ़ाने से शुरू में जो ताप बढ़ाते हैं और उसके सक्रियण ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, अर्थात यहाँ पे पहले ताप बढ़ाने से क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन एक आवश्यक सीमा के पश्चात यदि ताप बढ़ाते चले जाएंगे तो वह घटने भी लगता है।
यहाँ पर भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं होती, किंतु रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं, इसमें मुख्य अंतर क्या होते हैं। इससे बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारा कॉन्सेप्ट भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को लेकर क्लियर हो गया।